जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक पढ़ना है जो छोटी छोटी डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है। हम लोग इसे थर्ड इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की जो है ना वो कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा आते हैं, शॉर्ट भी आते ही है डेफिनेटली, और लॉन्ग में भी इन्वॉल्वमेंट इसकी है। ठीक है, इसमें है क्या जी, मतलब हमने जो चैप्टर 7 में स्टार्ट में एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो हीट का चक्कर होता है उसे हम अपना एंथैल्पी कहते हैं। जो रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है या ऐड होती है उसे थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट निकलती है उसको एक प्रॉपर नाम दिया जिसे हम लोग कहते हैं एंथैल्पी, या हीट ऐड होती है तो हमने एंथैल्पी की डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है। ठीक है, यानी कि रिएक्शन हो रहा है तब एंथैल्पी का नाम क्या है, कोई चीज टूट रही है तब क्या है, कोई चीज इवेपोरेट हो रही है तब क्या है, किसी चीज को हम जोड़ रहे हैं तब क्या है उसका नेम। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हमने पढ़ने हैं जो हीट निकलती है या हीट ऐड होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। सही है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। पहली टाइप पढ़ते हैं हम, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सही है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको एब्रीविएट कैसे किया जाता है, डेल्टा एच नॉट आर। ठीक है, डेल्टा एच नॉट आर। सही है, अब एच नॉट आर का मतलब देखें, एच जो है वो किस चीज को शो कर रहा है, एंथैल्पी को। एंथैल्पी या हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, व्हाटएवर यू पीपल कैन से, उसे हम लोग कहते हैं एंथैल्पी। सही है, इसके बाद डेल्टा ये आ जाता है यूज्ड फॉर हीट चेंज। सही है, और यहां पर आर लिखा हुआ है, आर बोले तो किसके लिए, जो रिएक्शन हो रहा है। सही है, और यहां पे ऊपर ये जो डॉट सा लगा हुआ है, नॉट, नॉट बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है जी, स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए। अब जो रिएक्शंस की स्टैंडर्ड कंडीशंस है वो भी आप सबको पता होनी चाहिए। सुने, इसे आप बोलते हैं एसटीपी। एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहां पे कुछ टेम्परेचर की वैल्यू है और कुछ प्रेशर की वैल्यू है। जो आइडियल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैसेस के लिए जो लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स एवोगैड्रोस लॉ, या जो भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं मोलर वॉल्यूम वगैरह वाले आइडियलिटी पे लगते हैं, उस पे एसटीपी 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम होता है। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन आपको पता है मोस्टली किसमें करवाने पड़ते हैं, वाटर में। सही है, तो जो वाटर है वो 0 पर तो आइस बन जाता है। आइस में तो रिएक्शन होना ही बड़ा मुश्किल है या ना होने के बराबर होता है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल 0 हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाता है, इसलिए पार्टिकल नहीं हिलेंगे तो रिएक्ट कैसे करेंगे। तो इसीलिए जो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन है वो क्या है, टेम्परेचर होता है हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर वो एज हैबिचुअल 1 एटीएम ही होगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एसटीपी कंडीशंस फॉर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए एसटीपी कंडीशन क्या है, तो एसटीपी कंडीशन बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर। सही हो गया। लो भाई, अब मैं एक थोड़ी सी डेफिनेशन लिखता हूं ताकि हमें इसका पता चल जाए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। तो सुनिए, द अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed
इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। when stoichiometric amounts of reactants react with each other to form one mole of product at standard temperature and pressure is called enthalpy of reaction। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इसमें जो चीजें देखने वाली है, हीट इवॉल्व भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, मतलब आइदर इट इज एंडोथर्मिक और इट इज एक्सोथर्मिक। अब कौन सी अमाउंट्स लेनी है? स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स। स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स का मतलब होता है जो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, जो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो कि 1 मोल इसका 2 मोल उसके साथ ऐड करके कितने मोल बनाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हो। लेकिन बने कितने? 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। जो 1 मोल प्रोडक्ट बनने के दौरान रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, उस एनर्जी की मिकदार को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। सही है। अब इसमें 2 केसेस हैं। एक केस ये है कि वो एंडोथर्मिक हो जाए, दूसरा केस ये है कि वो एक्सोथर्मिक हो जाए। ठीक है, इट माइट बी एंडोथर्मिक, इट मे बी एक्सोथर्मिक। सही है। अब यहां पर देखें, यहां पे जो ग्राफ है वो किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का। सही है। और इधर हम लोग कह रहे हैं कोई ना कोई क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन एक्सटेंट कह लें, कोशेंट कह लें, व्हाटएवर यू पीपल कैन से, रिएक्शन हो रहा है। ओके, अब सुनिए, एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट लेना है कि कब हीट ऐड होती है, एक्सोथर्मिक में कब हीट इवॉल्व होती है। सही है। अब सुने, अब यहां पर बहुत वाज़ेह बयान किया जाएगा क्या? एंडोथर्मिक में हीट आनी है तो इधर रिएक्टेंट्स, इधर प्रोडक्ट्स। एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट्स की हीट ज्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की हीट कम होती है। मतलब, और मतलब सुने, एंडोथर्मिक में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना होगा तो इसका मतलब है H1 से H2 की तरफ जाना है, कम हीट से ज्यादा हीट की तरफ जाना है। जब कम हीट से ज्यादा हीट की तरफ जाना होगा तो हीट लेकर जाना पड़ेगा। तो यहां पर ये होगा कि डेल्टा H होगा वो H2 माइनस H1 होगा, वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों क्यों क्यों? उसकी रीजन मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या मैं कह सकता हूं H2 इज ग्रेटर देन H1?
ये ऊपर वाली हीट प्रोडक्ट की, नीचे वाली हीट रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट की हीट कम, प्रोडक्ट की हीट ज्यादा। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है, उसने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, कम से ज्यादा की तरफ जाना है, तो कम से ज्यादा की तरफ हीट लेकर ही जाया जा सकता है, हीट रिलीज करके जाया नहीं जा सकता। सही है। तो इसीलिए वैसे भी देखें H2 इज ग्रेटर देन H1, तो H2 के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, तो ओवरऑल आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, जब इसका केस देखते हैं तो यहां पे देखो रिएक्टेंट्स की हीट ज्यादा, प्रोडक्ट की हीट कम। हमने आना तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ही है ना, तो इसकी हीट को हम H1 कहेंगे, इसकी हीट को हम क्या कहेंगे, H2। तो यहां पे जो केस बनेगा डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, लेकिन यहां पर जो ओवरऑल होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब सोचने वाली बात ये है कि ये नेगेटिव क्यों होगी, तो दो लॉजिक्स हैं। एक तो ये देखो H1 इज ग्रेटर देन H2, H1 रिएक्टेंट की हीट ज्यादा है, प्रोडक्ट की हीट कम है, तो जब ज्यादा से कम की तरफ आना है तो ये क्या होनी है, रिलीज होनी है। रिलीज को हम किससे शो करते हैं, नेगेटिव से शो करते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे देखो H1 की वैल्यू ज्यादा है, H1 के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, तो जिसकी वैल्यू बड़ी हो वही वाला साइन जो है ना वो आगे क्या होता है, यूज होता है। सही हो गया। तो इसलिए ओवरऑल ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स जो है ना वो पढ़ते रहते हैं, मतलब कि कौन सी इसमें जो है वो एंडोथर्मिक है, कौन सी एक्सोथर्मिक है, और उसकी जो है वो वैल्यूज क्या हैं। सही है। तो इसमें जो सिंपल एक आध रिएक्शन है वो हमने कर लेना है, जैसे कि हम लोग पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर पढ़ लेते हैं। देखिए जरा एग्जांपल है H2 plus O2 gives you H2O। इसको लिखने के दो तरीके हैं। सही है, इसे यूं लिख लें, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो फिर हाफ आएगा। सही है। लेकिन अगर इधर ऐसे लिखेंगे तो फिर यहां पे देखो क्या सूरत हाल बनेगी, सॉरी यहां पे 1/2 आएगा। नहीं इधर लिखना तो फिर लिखो 2H2 प्लस O2 gives you 2H2O। ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख लो। अब जैसे मर्जी आपका मन चाहता है आप इसे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक हो गया ना। अब देखिए दोनों में आप एनर्जी का लिखोगे डेल्टा H नॉट R इज इक्वल टू माइनस 285.5 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। सही है। अब बात ये देखने वाली है कि यहां पर 1 मोल है, यहां पर 2 मोल है। ठीक है, हमने यहां पर जो एनर्जी लेनी है वो किसकी लेनी है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट की। तो ये बैलेंसिंग के दो अलग अलग तरीके। असल में ये जो हीट लिखी हुई है रिएक्शन की 285.5 वो 1 मोल ऑफ वाटर के बनने की है, 1 मोल ऑफ वाटर के बनने की है, 2 मोल्स की नहीं है। सही है। अगर हम वो कहते हैं 2 मोल्स की तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिएक्शन 2 टाइम रिपीट होगा। सही हो गया ना। तो इस तरह ये वाली बात आपने जहन में रखनी है। अब ये था सिंपल सा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इसमें जहन में रख लें कि इवॉल्व होगा तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, एब्जॉर्ब होगा तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यही एमसीक्यू बार बार रिपीट होते रहते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पीज आर आल्सो पॉजिटिव आल्सो नेगेटिव। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, वो कौन कौन सी है, वो यही है। सही हो गया। ठीक है, अब देखें दूसरी टाइप देखें।
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सही है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? डेल्टा एच नॉट एफ। एफ बोले तो फॉर्मेशन, एफ बोले तो फॉर्मेशन। सही है। तो इसकी डेफिनेशन भी वैसे ही बनेगी। द अमाउंट ऑफ heat evolved or absorbed, सही, amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of compound is formed from their elements in standard state at STP is called enthalpy of formation। मोस्टली एक्सो ही होती है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेस एनर्जी, इस वजह से। सही। अब यहां पे देखो, इसको अगर देखोगे इवॉल्व नेगेटिव, साथ ही क्या आ गया एब्जॉर्ब पॉजिटिव, यानी कि ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। एक बात। दूसरी बात क्यों होती है मैं अभी बताता हूं। क्या बनना है? 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ये जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन और फॉर्मेशन में कोई इतना खास फर्क नहीं है। रिएक्शन में सारे ही आ जाते हैं, उसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट, कुछ भी बन जाए। लेकिन जो है ना कि हजरत हमारे पास फॉर्मेशन में फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड करना है। इसमें कोई और फॉर्मेशन नहीं कर सकते, कोई बर्निंग नहीं कर सकते, कोई फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन नहीं कर सकते। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कहां से? उनके एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स किसमें हो? स्टैंडर्ड स्टेट में हो। किसमें हो? स्टैंडर्ड स्टेट में हो। अब मैं एग्जांपल लिख देता हूं ताकि हमें समझ आ जाए। ये देख, ये एग्जांपल मैं 1-2 बार रिपीट करूंगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन की एंट्री में भी आती है, गिव्स यू CO2 कर लेते हैं। ठीक है, ओके। एक्सेस में CO2। इसकी जो एंथैल्पी है डेल्टा H नॉट F फॉर्मेशन, सही है, वो है -393.7 किलो जॉल पर मोल। -393.7 किलो जॉल पर मोल। सही। अब सुनिए, यहां पे क्या करना जरूरी है वो सुने। सबसे पहले कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड। ये ग्रेफाइट होता है, ये डायमंड होता है, किस फॉर्म में होता है? सॉलिड की फॉर्म में होता है। पहली बात, ये सॉलिड। ऑक्सीजन गैस है तो स्टैंडर्ड स्टेट इसकी क्या है? गैस। तो गैसियस स्टेट में ही हो, ये इस गैस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट करे और कंपाउंड में रहे। कंपाउंड जो सी भी स्टेट में हो, गैस और सॉलिड और लिक्विड है, चलेगा, लेकिन रिएक्टेंट्स की स्टेट का पता होना फर्ज है। सही है। रिएक्टेंट्स की स्टेट का पता हो तो प्रोडक्ट उसी हिसाब से हम सजेस्ट करके हमारे पास जो एनर्जी निकली। अब ये जो -393.7 किलो जूल पर मोल है, इससे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्यों? देखो, इसकी 2 कंडीशन है, एक स्टैंडर्ड स्टेट हो और एक एसटीपी हो। ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है? ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिजिकल स्टेट। ठीक है। और
एसटीपी वो आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर। तो ये वाली कंडीशन तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी थी, तो इसीलिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक ही बात है, ये सारी उसी में ही आ जाती है। ठीक है, फॉर्मेशन में जस्ट ये है कि बॉन्ड ब्रेक ग्रुप कोई नहीं होता, जस्ट दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस, बनना है। ठीक है, इसमें मतलब कि जो ऑक्सीजन वाले बॉन्ड है वो टूटेंगे ताकि कार्बन के साथ जुड़ सके। सही है, इसीलिए ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये नेगेटिव ही होती है क्योंकि मोस्टली इसमें बनने का प्रोसेस जारी है और बनने का प्रोसेस आपको पता है वो एक्सो मोस्टली कहलाता है। थर्ड वन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सही है, अब एटोमाइजेशन में देखें, एटोमाइजेशन से ही समझ आ रहा है एटम बनाना, किसी चीज को तोड़ना। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या एब्जॉर्ब। यहां इवॉल्व का चक्कर ही नहीं है, वजह यहां पे जस्ट बॉन्ड ब्रेकेज है। तो हजरत बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हीट ऐड होती है, हीट रिलीज नहीं होती। तो इसलिए यहां पे ये तो दिमाग से निकाल देना कि हीट जो है वो रिलीज होगी। नो, हीट रिलीज नहीं होती, हीट सिर्फ क्या होती है, ऐड होती है। वजह एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वर्ड ही ये शो कर रहा है कि भाई एटम बनने हैं, यानी कि बॉन्ड टूटना है। तो बॉन्ड टूटना है तो डेफिनेटली क्या होगा, फिर हमारे पास हीट ऐड होगी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स बनाने के लिए सर फ्लाई आ रहा है, ठीक नहीं नजर आ रहा। फ्रॉम गैसियस एटम बनाने हैं हमने, फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। सही है कि स्टैंडर्ड स्टेट में जो एलिमेंट्स हैं उससे गैसियस एटम का बनना। ठीक है, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब यहां पे बात समझने वाली क्या है, सिर्फ एब्जॉर्ब का लफ्ज आ रहा है। एब्जॉर्ब का मतलब क्यों है, क्योंकि इसमें जस्ट बॉन्ड ब्रेक होना है। तो बॉन्ड ब्रेक हमेशा एंडोथर्मिक होता है, उसमें एक्सो का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। सही है, मिसाल के तौर पे मैं कोई एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखो H2 टूटे H बने, ये 1 मोल हो। अगर यहाँ पे H2 होता है तो यहाँ पे 2H बनने थे, वो जो 2H बनता है वो होती है बॉन्ड एनर्जी। सही है, हमने यहाँ पे फोकस करवाना है 1 मोल गैसियस एटम बने। कितने मोल गैसियस एटम बने, 1 मोल गैसियस एटम बने। सही है, रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट्स हैं वो जितने मर्जी मोल हो, प्रोडक्ट कितने मोल होने चाहिए, 1 मोल। यहां पे फोकस करना है 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म, यहां पे फोकस करना है 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, और यहां पे भी 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट यानी कि एटम इज फॉर्म। एटम का 1 मोल हो, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अमाउंट ऑफ हीट सुन लें, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और एब्जॉर्ब ऐड हो टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, 1 मोल एटम्स बनाने के लिए। कौन से गैसियस, डेफिनेटली जब एटम्स टूटते हैं, बॉन्ड तोड़ने हैं, तो उसने गैस में कन्वर्ट हो जाना है। फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, उन्हीं के एलिमेंट्स से, मसलन जैसे ये था ना कार्बन सॉलिड था, सॉलिड को कार्बन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना, गैसियस फॉर्म में डेफिनेटली जाएगा तो एटम अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन O2 है, उसे O1 में, सिंपल O में कन्वर्ट करना, हाइड्रोजन H2 है, उसे H में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहां पे जो एनर्जी लगी डेल्टा H नॉट
एक ही एटोमाइजेशन दैट वाज प्लस 218 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ एंडोथर्मिक होगी, इसमें एक्सो का कोई चांस नहीं है। एक्सो का चांस क्यों नहीं है वो मैं बार बार आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं कि भाई इसमें जस्ट बॉन्ड तोड़ना है। जब बॉन्ड तोड़ना होता है तो उसके लिए एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। सही है, तो रिक्वायर्ड का मतलब है अब्सॉर्ब होती है। तो यहां तक अभी हमने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी हैं ताकि हमारा रिदम बन जाए और फिर हम नेक्स्ट जो है उसे लेकर चलें। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाए, कितने रिएक्टेंट्स मिले, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक मिले। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक मिलते हैं उन्हें कहते हैं स्टिचोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट। सही है, प्रोडक्ट का 1 मोल बनना चाहिए, तो 1 मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज या रिलीज हो दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फिर हमने कहा ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। एंडो कब होगी, हीट कब लेगा, जब रिएक्टेंट्स की हीट कंटेंट कम होगी, प्रोडक्ट की हीट कंटेंट ज्यादा होगी, तो कम से ज्यादा की तरफ जाना तो हीट उसने लेकर जाना है। ऐसे ही एक्सोथर्मिक कब होगी, जब रिएक्टेंट्स की हीट ज्यादा हो, प्रोडक्ट की हीट कंटेंट क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर होती कम हो, तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा तो हीट डेफिनेटली क्या करके जाएगा, रिलीज करके जाएगा। तो यहाँ हीट अब्सॉर्ब हो रही है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो इसलिए ये दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। और फिर हमने कहा ये एसटीपी स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर पे होगा। स्टैंडर्ड टेंपरेचर 25 और प्रेशर 180 हम रखा, इधर 0 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं रखा, क्योंकि मोस्टली रिएक्शन वाटर में एक्वस मीडियम में होते हैं, तो हमारे पास स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर इधर रूम टेम्परेचर कहलाता है। इधर क्या कहलाता है, रूम टेम्परेचर कहलाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सजेस्ट किया, जैसे लाइक हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन है वो देता है 285.5 किलो जूल पर मोल। सही है, तो 1 मोल वाटर के बनने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 285.5। अगर हम इसे वाटर से इधर को कर दें कि वाटर जब टूट के H2 और O2 बनाता है तो फिर यही प्लस में हो जाएगी। फिर हमने कहा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में जैसे याद रखना है कि किसी भी कंपाउंड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। सही है, तो यहां पे देखो एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाए, कंपाउंड्स। जैसे रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं ना, ऐसे ही एलिमेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाए। जैसे वो आप पढ़ते हो ना एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट वाटर, वो नहीं, एलिमेंट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे करके ये एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाए, कोई कंपाउंड बनाए, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये भी एंडो भी हो सकती है और एक्सो भी हो सकती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन में एटम्स बनना, वो किस हालत में, मॉलिक्यूल की हालत में है, कंपाउंड की हालत में है, पहले जिसकी हालत में भी है उसे हीट देकर तोड़ के अलग अलग कर देना। जब उसे तोड़ना है, सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, उसे अलग अलग करना है, तो जब अलग अलग करेंगे तो जाहिर बात है उसके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो हमेशा यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज इन्वॉल्व होगी, तो बॉन्ड ब्रेकेज ऑलवेज एंडो होती है। बॉन्ड ब्रेकेज हमेशा क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। तो इस वजह से हमने कहा सिर्फ एब्सॉर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन गैस थी लेकिन 2 एटम्स इकट्ठे थे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी, तो हमने उसे हीट देके किसमें कन्वर्ट कर दिया, एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए जो हीट इसमें चाहिए होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो बाकी इसकी जो 3 टाइप्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।